नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। बड़े गंभीर विषय पे बात कर रहा हूं और मैं तैयार हूं इस बात के लिए कि कमेंट में आकर लोग अपने सांस्कृतिक परिचय देंगे और मैं उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। बात कर रहा हूं बदायूं की घटना की। बदायूं में 2 मासूम बच्चों की हत्या कर दी गई। मंडी चौक है, वहाँ पर उससे कुछ कदम की दूरी पर ये मामला हुआ और इससे पहले इस मामले की खबर आपको मिलती, इसके जो आरोपी थे, कथित आरोपी तथा कथित आरोपी, वो मुठभेड़ में मार दिए गए, पुलिस मुठभेड़ में। बदायूं में हंगामा हो रहा है, आगजनी की घटनाएं भी हुई हैं और सारे अधिकारी, जैसा कि अक्सर अधिकारी लोग अपनी प्रेस रिलीज में सबसे पहले लिखते हैं, आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए ताकि रजिस्टर हो जाए कि साहब लोग काम कर रहे हैं। ये बात कही जा रही है। अब लोग इस एनकाउंटर के खिलाफ क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। हमारे पास में एक बहुत पुराना इतिहास है इस देश का, जिसमें अलग अलग मौक़ों पर एनकाउंटर किए गए हैं। एनकाउंटर एक तो किया नहीं जाता, एनकाउंटर होता है। अगर पुलिस ने एनकाउंटर किया है तो ये शब्द ही अपने आप में बता रहा है कि पुलिस ने किसी आदमी की हत्या की है। इस मामले में क्या हुआ इसको कोई नहीं जानता है, क्योंकि पुलिस ने जो दावा किया है वही बात सही है। और जब जांच भी होगी तो इस मामले में पुलिस दोषी मानी जाए, सज़ा हो जाए, उसकी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। उसकी बहुत सारी वजह हैं। एक बड़ी वजह यह है कि ये चुनाव का समय है, लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और लोकसभा चुनाव के बीच में पुलिस और ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश की पुलिस किसी भी प्रकार का जोखिम लेना नहीं चाहती। मामले में आगे बढ़ें इससे पहले कुछ तर्क देना चाहता हूं, कुछ बातें करना चाहता हूं। उसके बाद हम इसमें और बहुत सारे उदाहरण लेकर आएंगे, समझेंगे कि पुलिस क्यों इस तरह के एनकाउंटर कर देती है। हुआ यह है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के आने के बाद, ये अतीक अहमद की जब का एनकाउंटर की मौत हुई थी, हत्या हुई थी, उस दौरान ये एनालिसिस आया था। दैनिक भास्कर ने इस पे काम किया था और उस एनालिसिस में भास्कर ने ये बताया था कि योगी जी के सरकार में आने के बाद एनकाउंटर 1000 गुना बढ़ गए। इसके साथ ही एक खबर और भी है जिसमें ये आज तक का प्रोग्राम है सीधी बात, श्वेता सिंह उसको एंकर कर रही थी। उस प्रोग्राम में योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि एक भी एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में फर्जी नहीं किया गया है। और दूसरी लाइन थी कि उत्तर प्रदेश में अब अपराधियों में खौफ है, अपराधियों में खौफ है और एक भी एनकाउंटर फर्जी नहीं किया गया। ये दावे दो सरकार के दावे हैं। अगर अपराधियों में खौफ है तो आपकी जितनी भी एनकाउंटर की FIR लिखी जाती है, खबर लिखी जाती है, या जो कोर्ट में जब आप फाइल पेश करते हो, आप ही की सरकार, आप ही के अधिकारी करते हैं, तो उसमें क्या लिखते हैं? उसमें ये दिख रहा होता है कि अपराधियों में खौफ है? नहीं, उसमें ये दिख रहा होता है कि अपराधियों ने पुलिस पर गोली चलाई, अपराधियों ने पुलिस पर हमला किया, हिरासत से भागने की कोशिश की, पुलिस ने रुकने को कहा, चेतावनी दी तो पुलिस पर गोलियां चलाई, मजबूरी में पुलिस को जवाबी गोली चलानी पड़ी। तो अगर अपराधियों में खौफ है तो आपके प्रदेश में पुलिस को चुनौती देने और उस पर गोलियां चलाने वाले मामले 1000 गुने कैसे हो गए? अगर अपराधी डरते हैं तो आपके प्रदेश में जो पहले होता था उससे 1000 गुना हमले पुलिस पर क्यों होने लगे? और ऐसी हालत आ गई है कि आत्मरक्षा के लिए, खुद को बचाने के लिए, खुद की रक्षा करने के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस को गोली चलानी पड़ रही है, अपराधियों को गोली मारनी पड़ रही है। ये चीज़ अपने आप में एक कंट्राडिक्शन है। ये बताती है कि या तो कानून व्यवस्था की स्थिति काबू से बाहर हो गई है या फिर उत्तर प्रदेश में फर्जी मुठभेड़ बढ़ गई। लेकिन जब भी इस तरह की कोई मुठभेड़ होती है तो उसके बाद अचानक सड़कों पर लोग क्यों उतर आते हैं? उसकी कई वजह हैं। एक तो ये है कि सही से जांच ना होना। जब जांच सही नहीं होती है, निष्पक्ष नहीं होती है, तो प्रशासन के ऊपर संदेह बढ़ता है।
उत्तर प्रदेश में ये आम है कि जब भी कोई मुठभेड़ होती है या संदिग्ध मौत होती है तो पुलिस रातों रात अंतिम संस्कार कर देती है ताकि सबूतों को छिपाया जा सके। जो गरीब लोग हैं, वंचित लोग हैं, उनको इस काम को करने में उनको और आसानी हो जाती है क्योंकि वो दबाव में आ जाते हैं। इसीलिए ऐसे केसेस में ज़्यादा मामलों में पुलिस वालों को सज़ा नहीं हो पाती है। जिस दिन, और पुलिस वाले कितने दूध के धुले होते हैं, जिस हम सब लोग जो भारत के लोग हैं ये मानते हैं कि पुलिस वालों ने मुठभेड़ कर दी, अच्छा किया, बदमाश थे, नहीं मारते तो क्या होता, उनको मारना ही ज़रूरी है, अदालतों में तो सज़ा नहीं मिल पाती है, अदालतों में तो, ये सब तर्क दिए जाते हैं। अब इसमें देखिए, इस मामले में मैं बात कर रहा हूँ आपकी और मेरी सुरक्षा की, और जो नेता लोग हैं वो ट्विटर पर बात कर रहे हैं हिंदू मुसलमान की, और वो इलेक्शन में इस कानून व्यवस्था के मसले को हिंदू मुसलमान का बनाकर अपने पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव ठीक करने पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। आम आदमी, मेरे और आपके जैसे लोगों के जीवन का खतरा बढ़ता जा रहा है, इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो जो मुठभेड़ होती है उस मामले में छोटे लोग जो होते हैं, गरीब लोग, दबाव में आ जाते हैं। रातों रात एनकाउंटर के बाद में अंतिम संस्कार होना। कई मामले ऐसी कंप्लेंट की गई है, शिकायत की गई है, सामने आए हैं जिसमें पुलिस ने बुरी तरह से व्यक्ति को मारा, पीटा और मेडिकल रिपोर्ट में नॉर्मल आया। तो ये जो पूरा सिस्टम है सरकार का, उसमें मेडिकल रिकॉर्ड भी है, पुलिस के अधिकारी भी हैं, पुलिस के कर्मचारी भी हैं। बहुत सारे ऐसे मामले आए जिसमें कल मुठभेड़ हो रही है, उससे एक दिन पहले पुलिस ने इनाम घोषित कर दिया उस व्यक्ति के ऊपर, या 2 दिन पहले, और अगले दिन मुठभेड़ हो जाती है। पुलिस वालों के लिए मुठभेड़ एक, उनको प्रोत्साहन मिलता है उसके लिए, क्योंकि कई मामलों में इसमें प्रमोशन वगैरह होने लगते हैं, तरक्की होती है और गुड एंट्री उनके रिकॉर्ड में होती है। लेकिन इस तरह की जब जांच होगी, आधे अधूरी चीज़ों पे लोगों को छोड़ दिया जाएगा, रातों रात अंतिम संस्कार होगा, और माँ बाप क्लेम कर रहे होंगे कि हमारा लड़का तो घर में अच्छा खासा बैठा था, उठा के ले गए, मार दिया, साहब आप कह रहे हो कि अपराधी है। इस दिन ये मामला हुआ बदायूं वाला, उसी दिन एक खबर आती है। आप तस्वीर देख लीजिए, ये स्क्रीन पर एक साहब दिखाई दे रहे हैं, और ये साहब जो हैं, ये इनको भारत में हर व्यक्ति जानता है, और मुंबई के बहुत एनकाउंटर स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। प्रदीप शर्मा नाम है। ये प्रदीप शर्मा जो है, ये और इनके जो 12 और साथी थे पुलिस वाले, उनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है, और एक नागरिक भी इसमें शामिल है जिसका नाम है हितेश सोलंकी। अब आप कहेंगे फर्जी मुठभेड़ में नागरिक कैसे शामिल है? जनार्दन भांगे नाम का एक प्रॉपर्टी डीलर था, उसने एक जॉइंट प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन किया राम नारायण गुप्ता नाम के आदमी के साथ। प्रदीप शर्मा और प्रदीप सूर्यवंशी 2 पुलिस वाले थे, उनको राम नारायण गुप्ता जी की हत्या की सुपारी दे दी गई। 31 मार्च को इस मामले में गवाही होने से पहले मामले का गवाह भी हत्या में मार दिया गया, और पुलिस ने वो केस तक रजिस्टर नहीं किया। इस मामले में सुनवाई हुई और लंबा मुकदमा चलने के बाद 21 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। ये प्रदीप शर्मा साहब वही साहब हैं जिनको बहुत सम्मानित किया गया, सर पे बिठाया गया, कंधे पे। और अभी हाल में एक मामला आया था मुकेश अंबानी को जान से मारने की धमकी देने का। उनके घर के बाहर जिलेटिन विस्फोटक भर के एक गाड़ी खड़ी की गई थी और फिर उनको धमकी दी गई थी। उस मामले में भी शर्मा साहब जो हैं, ये इनको दोषी माना गया था, शुरुआती दौर पे आरोपी बनाया गया था। इनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। ये है पुलिस का चेहरा आपके सामने है, और ये एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं। तो इससे ये पता चलता है कि जो एनकाउंटर होते हैं उसको लेकर आप लोग जो अचानक से खुश हो जाते हैं ना, अच्छा हुआ ठिकाने लगा दिया अपराधी का, वो दरअसल अपराधी को ठिकाने नहीं लगा रहे हैं, वो सबूतों को ठिकाने लगा रहे हैं। और अगर आज के ही बदायूं के मामले में किसी और ने हत्या की होगी, आपसी रंजिश में हत्या की होगी, क्योंकि इसमें कोई ऐसा मामला नहीं दिखाई दे रहा है। भाई, किसी की हत्या आप करने जाते हो तो पुरानी अदावत होनी चाहिए, कुछ नहीं तो कुछ लेन देन का मामला होना चाहिए, या फिर कुछ लालच होनी चाहिए,
या कुछ तंत्र मंत्र जैसी मूर्खता होनी चाहिए? कोई ना कोई एक मोटिव होना चाहिए ना। 5,000 रुपए की मदद या 500 रुपए की मदद उसकी माँ से मांगी थी, उसने मना कर दिया और तभी की तभी में ये हो जाए। एक एक करके, और कोल्ड ब्लडेड मर्डर बताया जा रहा है कि वो बैठ गए, उसको कहा सिगरेट लिया, चाय लिया, एक एक करके वो सामान लेके घर में आते गए, मतलब जो भी मंगवाया हो, आते गए, उसकी हत्या करते चले गए। 2 भाइयों की कर दी, एक ही आदमी के 3 बच्चे, कौन मारेगा? याद कीजिए बसंत कुंज का मामला मैं जिक्र करता हूं अक्सर, 2 सगे भाई मार दिए गए, पुलिस ने उस मामले को बना दिया कुत्तों ने मार डाला, ताकि इन्वेस्टिगेट ही ना करना पड़े। इसी तरह से अगर आप उठा के ये जो हत्या हुई है, इसके आरोपियों को आपने मुठभेड़ में मार दिया, केस खत्म हो गया, मरे हुए आदमी को मुकदमा तो चलता नहीं है। तो अब जो आदमी जिसने सचमुच हत्या की थी, अगर कोई दूसरा है, अगर वो तो बच गया, उसको आपने छोड़ दिया, उसको आपने बचा दिया कहें तो फेक मुठभेड़ केवल एक निर्दोष को नहीं मारती है, बल्कि एक दोषी को भी बचने में मदद करती है। रणवीर केस देखिए, देहरादून का 3 जुलाई 2009 को एक फेक एनकाउंटर किया। 22 साल का गाजियाबाद का रहने वाला MBA का छात्र था रणवीर सिंह, उसको देहरादून में गोली मार दी गई। उसके पिताजी ने मामले को सुप्रीम कोर्ट वगैरह लेके गए, उसके बाद उसको दिल्ली में ट्रांसफ़र किया गया। मामले की जांच हुई तो पता चला कि पुलिस वाले जो हैं उन्होंने उसको पहले पकड़ लिया था, बुरी तरह पीटा उसको और उसको 22 गोलियां मार दी। और 22 गोलियां मारने के बाद क्या होता है, जब मुठभेड़ होती है तो पुलिस वाले कहते हैं भाई नाम लिख लो हमारा, सारे लोग जिस किसका प्रमोशन चाहिए सबका नाम लिखवा दिया जाता है। तो उसमें बड़ी संख्या में पुलिस वाले जो है वो फंसे। इसमें 11 पुलिस वालों को पकड़ लिया गया। इन लोगों ने क्या किया था कि उसको पीटा था, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोट के निशान भी निकले। पीटा था, उसके बाद में ले जाके उसको मार दिया। 22 गोलियां मारी हैं। एक लड़के को, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, गाजियाबाद का रहने वाला है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं था। बस शरीर के 28 चोट के निशान जो शरीर पर मिले थे, 28, 2-4 होते तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छिपा दिया जाता। उसके बाद पता चला, गाजियाबाद का ही एक और मामला लीजिए, 2006 का मामला है, और उस 2006 के मामले में अब जाके पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया गया है। और ये 16 साल मामला है। इसमें राजा राम नाम का एक बढ़ई है। ये बढ़ई एक पुलिस वाले के घर पे भी कारपेंटर का काम कर चुका था। पुलिस वाले को किसी मामले में कहीं पे कुछ ऐसा किसी को बचाने की आवश्यकता थी, तो उसने उसको उठाया, उसको घर से उठाकर ले गया राजा राम की पत्नी के सामने, और ले जाकर इन्होंने उनको, पुलिस वालों ने मार दिया। मामले की जांच हुई, हाई कोर्ट में मामला गया, बहुत सारी चीज़ें हुई, और आखिर में पता चला कि अज्ञात तरीके से अज्ञात लाश दिखाकर उस राजा राम का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया था। देखिए, इन सारे मामलों में कुछ लोग, अगर ये किसी विशेष धर्म के होते, मैं माफ़ी चाहूँगा कि ये बात कहते हुए, तो इस मामले को कुछ और ट्विस्ट भी दे दिया जाता, और इन लोगों को, ये जो हत्यारे हैं, इनके साथ में बड़ी संख्या में लोग खड़े हो जाते हैं। लेकिन इत्तेफाक से ये सारे लोग, पुलिस वाले, उसी धर्म के हैं जिस धर्म के व्यक्ति को इन्होंने मारा है। तो अब आप इस मामले को समझिए कि कोई भी मुठभेड़ में मौत होती है तो उस पर सवाल उठने चाहिए। मैं आपको कानून का पहलू बताऊंगा कि कानून क्या कहता है। एक और मामला सुनिए। 1992 को पुलिस ने जो सहकारी बैंक का क्लर्क था उसको अवैध रूप से हिरासत में ले लिया, और ये कहा गया कि इसको हम तभी छोड़ेंगे जब कुलवंत सिंह को हमारे हवाले करोगे। पुलिस ने 10 दिन बाद उनको छोड़ दिया, और मानवाधिकार आयोग से जब इसकी शिकायत हुई और फर्जी मुठभेड़ का मामला निकला, ये पंजाब का मामला है। पटना में 2002 में बहुत सनसनीखेज मामला है। एक एसटीडी पीसीओ पर 2 लड़के फ़ोन करने जाते हैं। वो एसटीडी पीसीओ वाला 2 रुपये ज़्यादा मांग रहा था। इन लड़कों ने उसका विरोध किया तो एसटीडी पीसीओ वालों ने उसको बुरी तरह पीटा, और इतना पीटा, विकास रंजन उसके 2 दोस्त थे, 3 लड़के थे, कि मार मार के अधमरा कर दिया। उसके बाद पुलिस को फ़ोन किया पीसीओ वाले साहब ने, और पुलिस वाले उन लड़कों को उठा के ले गए और फर्जी मुठभेड़ में मार डाला, 2 रुपए के मामले में।
अब इस मामले में उस वक़्त लाठी गोली बहुत सारी चीज़ें चली, बहुत सारा विरोध हुआ, पूरा पटना उबल पड़ा। कम से कम एनकाउंटर का विरोध करना लोग जानते ही अच्छी बात है। एक और मामला माछिल एनकाउंटर। इस मामले में ये कश्मीर का मामला था। सेना के लोग, अब देखिए पुलिस छोड़िए, सेना के लोग 3 लोगों को आतंकवादी बनाकर मार दिया। इसमें 2 अफसरों समेत 7 को उम्र कैद हुई है। और ये क्या किया इन्होंने कि उनको कहा कि ये पाकिस्तान के आतंकवादी हैं और पाकिस्तान के रहने वाले हैं वगैरह वगैरह कहानी बना के मार दिया, जबकि ये वहीं के रहने वाले थे, लोकल कश्मीरी, और इनको घर से उठा लाए थे। इस पर बड़े लंबे समय तक आंदोलन चला। उसके बाद इन लोगों को गिरफ्तार किया। 7 साल की सज़ा सुनाई गई। दिसंबर 2022 में 43 पुलिस वालों को 7 साल की जगह। क्या था मामला? हुआ ये था कि पीलीभीत में 43 पुलिसकर्मियों को जो सज़ा सुनाई गई, उन्होंने एक काम किया था। उन्होंने 12 जुलाई 91 को, 2022 में सज़ा सुनाई गई, 91 का मामला है, पटना साहिब, हुजूर साहिब वगैरह से तीर्थ स्थलों से दर्शन करके एक बस आ रही थी सिख तीर्थयात्रियों की। उसके ऊपर पुलिस वालों ने रोका और नीली बस में बिठा लिया। इनमें से 10 लोगों की लाश मिली है। तीर्थयात्रियों की बस में से तीर्थयात्रियों को उतारकर पुलिस की वैन में रखा गया और फिर ले जाकर उनको एनकाउंटर में मार दिया गया। ये 2002 का मामला है, जबकि पीलीभीत में सिख लोगों के खिलाफ एक संदेह का वातावरण पैदा कर दिया गया था। इसमें 11 पीड़ित थे। एक आज तक तलविंदर सिंह नाम था, लापता है। 10 को सजा सुनाई गई। अब मैं आपको बताता हूं एक समान मामला, एकदम हूबहू वही मामला। अब बदायूं वाला मामला लीजिए। एकदम बदायूं से मिलता जुलता मामला था हैदराबाद का मामला। हैदराबाद में एक स्टूडेंट थी वेटनरी की, जो पशुओं के डॉक्टर होते हैं, जानवरों के। वो जा रही थी और उसको कहीं एक टोल प्लाजा के बाद में कुछ लोगों ने उसको घेर लिया और उसके साथ रेप किया। इस मामले में प्रेशर बिल्ट हुआ। जैसे यहाँ 2 बच्चे मरे, चुनाव का टाइम था, विरोध हो रहा था, हिंदू मुसलमान का नैरेटिव निकल के आ रहा था। तो अगर मान लीजिए पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करती या ईमानदारी से, मानते हैं कि ईमानदारी से किया होगा, लेकिन ऐसे ये हैदराबाद वाले केस में हुआ कि ईमानदारी से हम अपराधी को ढूंढेंगे, टाइम लगेगा, तब तक जनता हाय 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 कर रही है सड़क पे। तो उन्होंने क्या किया कि एक गरीब आदमी सड़क के किनारे जो सो रहा था, उसको पकड़ के गोली से उड़ा दिया कि इस आदमी ने बलात्कार किया। मैंने उस समय भी एक लेख लिखा था कि इस मामले में लगता नहीं है कि ये आदमी दोषी है। और जो कंधे पे बिठाकर आप एक खंडूरी ऐसा कुछ नाम था उसका, जो उस खंडूरी नहीं था, कुछ और नाम था, तिल्लूरी ऐसे कुछ था, एक आईजी था उस वक्त हैदराबाद का। उसको लोगों ने बड़ा ग्लोरीफाई किया पूरे देश में, सोशल मीडिया में, वाह ये होना चाहिए, क्या सज़ा सुनाई है। बाद में उस मामले की जांच हुई और सुप्रीम कोर्ट ने अब ये कहा है कि ये आदमी जो है, इसने ही हत्या करवाई थी, ये और बाकी पुलिस वालों के ऊपर हत्या का केस चलाया जाए। फेक था वो एनकाउंटर। क्या किया? प्रेशर था। नेताओं ने कहा बदनामी होगी, प्रेशर बनाया, मैं कुछ नहीं जानता, कुछ भी करो। पुलिस वाले ने कहा उठा के किसी को मार दो। तो ऐसे मामले जब बहुत सारे सामने आते हैं तो भारत के लोगों को यह समझना चाहिए कि भैया एनकाउंटर जो है ना, वो तुम्हारी हत्या करने का किसी को अधिकार दिया जा रहा है जो संविधान ने नहीं दिया है। आप एक एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है ये, यानी कि न्यायेतर हत्या, न्याय से अलग जाकर हत्या। वो पुलिस वाले जो पैसे खा के, सुपारी लेके किसी को मार देते हैं, कारपेंटर को घर में काम करने वाले को मार देते हैं, उन पुलिस वालों पे इतना भरोसा किया जा रहा है कि वो किसी को मार दे और आपको बड़ा अच्छा किया। हो सकता है मैं ये कहूँगा कि ऐसा नहीं कि सारी मुठभेड़ फर्जी ही होती हैं, जेन्युइन मुठभेड़ भी होती होंगी, पुलिस वाले बड़ा अच्छा काम भी करते होंगे, करते हैं। लेकिन जब मुठभेड़ हो
तो उस पर ताली नहीं बजानी चाहिए। क्यों नहीं बजानी चाहिए? कानून को समझिए। गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस कहती है कि जब भी आपराधिक, देखिए पहले तो पुलिस को अधिकार क्या है, पुलिस को ऐसे अधिकार नहीं है कि किसी को मार दे। दो ही कंडीशन में वो गोली चला सकती है। पहली कंडीशन ये कि कोई व्यक्ति पुलिस की हिरासत से भागने की कोशिश कर रहा हो और रोकने पे ना रुके तो आप उसको पैर में गोली मारिए। और एक लापरवाही काम करते समय लापरवाही में अगर कहीं और गोली लग जाए तो वो एक फिर अलग केस बनेगा कि ये लापरवाही से काम करने का मामला है। इतना अधिकार है। और दूसरे केस में जैसा भारत के हर नागरिक को अधिकार है अपनी आत्मरक्षा में गोली चलाना या आत्मरक्षा में किसी की हत्या भी कर देना, वही अधिकार पुलिस वालों को है। तो पुलिस वाले जब ये कहते हैं कि भाई हमने उसको रोकने की कोशिश की, उसने हमारे ऊपर गोली चलाई, तो जवाब में हमने गोली चलाई, तो ये आत्मरक्षा का जो अधिकार है भारत के संविधान में, उसके तहत ये कार्रवाई पुलिस करती है। ये तो कानूनी अधिकार हो गया। लेकिन इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी एक फ्रेमवर्क बनाया हुआ है। पुलिस का कहना यह है कि किसी व्यक्ति का अगर एनकाउंटर होता है, अपराधी की मौत हो जाती है, तो उसकी एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए खुफिया सूचना के आधार पर या किसी तरह से, और बिना किसी देरी के 157 के तहत, धारा 157 के तहत उसको अदालत भेज दिया जाना चाहिए। घटना की या मुठभेड़ की एक स्वतंत्र जांच सीआईडी के द्वारा होना चाहिए या किसी अन्य पुलिस स्टेशन की टीम द्वारा किसी और पुलिस अधिकारी, दूसरे थाने के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो कि मुठभेड़ करने वाले पुलिस अधिकारी से ऊपर की रैंक का हो, एक रैंक ऊपर का, उससे जांच की जानी चाहिए, उसकी देखरेख में होनी चाहिए। सभी मामलों में धारा 176 के तहत अनिवार्य रूप से मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी होनी चाहिए, यानी जांच मजिस्ट्रेट के द्वारा की जानी चाहिए और उसकी रिपोर्ट धारा 190 के तहत न्यायिक जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भेजनी चाहिए। बगैर किसी देरी के इसकी सूचना एनएचआरसी को, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को, राज्य मानवाधिकार आयोग को भेजना चाहिए। अगर कोई घायल अपराधी पीड़ित है और उसे चिकित्सा प्रदान की जानी चाहिए तो उसका बयान फिटनेस प्रमाण पत्र के साथ चिकित्सा अधिकारी द्वारा दर्ज होना चाहिए ताकि आप उसको गड़बड़ ना कर लें। इसी तरह एनकाउंटर के निकट संबंधी को जल्दी से जल्दी, जो आदमी एनकाउंटर में घायल हुआ या शिकार हुआ, जल्दी से जल्दी आपको सूचना देनी है रिकॉर्ड पे। इसके साथ इन्वेस्टिगेशन, मुआवला, स्वतंत्र एजेंसी, एफआईआर रजिस्टर करना, मजिस्ट्रियल जांच, कमीशन को रिपोर्ट करना, इन सब चीज़ों पे डिटेल्ड डायरेक्टिव्स हैं। तो अब बात ये समझिए कि पुलिस वाले को किन परिस्थितियों में किसी को मारने का अधिकार है। अब बहुत सारे लोग इन पूरी बातों को सुनने के बाद उनके दिमाग में ये आ रहा होगा कि भैया तो ऐसे तो अदालत से तो फैसला होगा नहीं। अदालत से फैसला नहीं होगा तो सिर्फ इस आधार पर आप किसी एक थानेदार को ये अधिकार नहीं दे सकते या किसी पुलिस कर्मी को अधिकार नहीं दे सकते कि वो खुद ही अदालत बन जाए। और हम उसको खुद ही अदालत बनने का अधिकार दे भी दें, लेकिन वो व्यक्ति ऐसी जगह से आता है, ऐसी परिस्थितियों से आता है जिन परिस्थितियों में पहले अनेक मामलों में, असंख्य हजारों मामले, हजारों मामले में लोगों को गलत तरीके से मार चुका है, निर्दोषों की जान ले चुका है। जो आदमी, जो डिपार्टमेंट के लोग निर्दोषों की जान लेने के हजारों मामलों में लिप्त पाए गए हैं, उस डिपार्टमेंट के लोगों को आप न्याय करने का अधिकार कैसे दे सकते हैं? कोई दोषी है या नहीं, इसकी एक हमारे यहाँ व्यवस्था है। सरकार को भी अधिकार नहीं किसी को दोषी घोषित करते हैं। सरकार पूरी तरह से जांच करेगी, जांच करके उस व्यक्ति को अदालत के सामने लेकर जाएगी कि साहब ये आदमी है, इसने ये गलत काम किया है। फिर वहाँ पर अदालत के सामने आपको ये साबित करना पड़ेगा कि हाँ इसने सचमुच किया है, तभी उसको सज़ा मिल सकती है। वरना भाई साहब हर रोज़ आपके घर से किसी ना किसी को उठा के ले जाएंगे, सड़क चलते आपको रोक लेंगे और आपसे कहेंगे कि मेरी सेवा कर, पैसे दे, ये दे, वो दे, वरना गोली मार दूंगा। तो इस टेंडेंसी को रोकना चाहिए। इसलिए बदायूं के मामले में
फेक एनकाउंटर के मसले पर जो लोग मारे गए हैं उनकी मौत की निष्पक्ष जांच होनी जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक भी जरूरी है, इंसानियत के नाते भी जरूरी है। हम सब के बच्चे हैं, हम सब लोग अपने घर से नौकरियां करने के लिए, दूसरे कामों से पढ़ने लिखने के लिए दूसरे शहरों में जाते हैं, सफ़र करते हैं। भारत में हर व्यक्ति को सुरक्षित अनुभव करना चाहिए। एक आदमी प्रॉपर्टी डीलर का काम कर रहा है, पार्टनर ने सुपारी दे दी, बताइए क्या करे वो। तीर्थयात्री जा रहे हैं, बस में से उतार के ले गए, मार दिया, बताइए क्या करें। और आप इनमें से कुछ भी हो सकते हैं। वो स्टूडेंट पढ़ने के लिए गया हुआ था गाजियाबाद से देहरादून में, मार दिया, बुरी तरह पीटा, 22 गोलियां। तो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद हम ये कैसे भरोसा कर लेते हैं कि भाई पुलिस वालों के हाथों किसी को मार दिया जाना सही होगा, क्योंकि ये सब मामले तो वो निर्दोष आदमी फुटपाथ पे सो रहा था बेचारा हैदराबाद के केस में, उसको बलात्कारी बता के मार दिया। और इन सब मामलों में जब ये लोग मारे जाते हैं, तो यहां पर जब लोग मारे जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं अगर आप एक दूसरे आदमी को, अपराधी को भी छोड़ रहे हो ना, आप उसको, उस अपराधी को जो इसके लिए जिम्मेदार है, अगर आपने हत्या के मामले में इनको मार दिया तो दूसरे आदमी को आपने जो उसको आपने क्लीन चिट दे दी जिसने ये हत्या की थी। तो न्याय की बहुत ज़रूरी है और अदालतों को समय भी इसलिए लगता है, आसान नहीं है इस नतीजे पर पहुंचना कि कौन सही है कौन गलत। और ये मान लेना कि पुलिस वाले तय कर देंगे 2 मिनट में, ये असंभव है, संभव ही नहीं है इतनी जल्दी न्याय करना। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। अपने मित्रों को भी समझाएं, गालियाँ देने वाले दें, स्वागत है। अजित अंजुम का पहले एक ट्वीट किया था कि अगर ऐसा हो गया तो मैं पकोड़े बेचूंगा, फेक बना दिया था ट्वीट, उन्होंने नहीं किया था। उसके बाद उस फेक ट्वीट को ही आधार मानकर पूरे दिन अजित अंजुम पकोड़े बेचो, इतना पकोड़ा बिकवाया ना उनको आज कि मुझे वो राकेश कायस की किताब प्रजातंत्र के पकोड़े याद आ गई। अगर आपने नहीं पढ़ी हो तो पढ़ जरूर लीजिएगा। बड़े अच्छे लेखक हैं, आज तक में हुआ करते थे और उनकी किताबें बहुत ही बढ़िया हैं। नमस्कार, जय हिंद।